जनाब सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, मोहतरम बुज़ुर्गों, साथियों, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बुलाया इस मौजू पे बात करने के लिए। और जिस वक्त से ये जजमेंट आया है उस वक्त से हम लोग इसके ऊपर सोचते समझते रहे कि उसको किस तरह से देखा जाए और कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। तो फिर कल जब तय हुआ कि मुझे यहाँ हाज़िर होना है और इस पे अपनी बात रखनी है, तो फिर मैंने उसको एक इस शक्ल में रखा कि एक पीपीटी बना दी, क्योंकि हम जजमेंट को एनालाइज करने जा रहे हैं। तो हम लोग उसके जो नए अमेंडमेंट्स जो तरमीम आई वो क्या थी वो रखेंगे, और उसके बाद फिर उसके ऊपर क्या कोर्ट का नज़रिया आया सामने वो रखेंगे। और उससे मेरे ख़्याल से मुझे कहने या समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ हमारे साथ ये हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि ये इंटरिम ऑर्डर है। तो जो हमने पाया है वो भी टेम्परेरी है, जो खोया है वो भी टेम्परेरी है। और दूसरा, क्योंकि मैटर पेंडिंग है और हम लोग उसमें पहले मैटर में ही मौजूद हैं, तो इसलिए हमें उसको एहतियात के साथ पेश करना होगा कि वो क्या जजमेंट है। सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया वो 2024 में 8 अगस्त को, और उसके बाद फिर वो जेपीसी को रेफ़र हुआ। जेपीसी ने उस बिल को, उसके ऊपर हम लोगों ने सब देखा, पूरे मुल्क भर में वो गए और उसके ऊपर उन लोगों ने स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उनसे सुना और उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट जो थी वो पार्लियामेंट को पेश कर दी। फिर वो बिल 2 अप्रैल को दोबारा से री इंट्रोड्यूस हुआ। जब वो री इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद बहस शुरू हुई 2 तारीख और 3 तारीख को, तब उस वक्त 2 नए सेक्शन दौरान बहस उसके अंदर दाखिल किए गए, 3D और 3E। इसकी तफसील में हम लोग बाद में जाएंगे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल एसेंट आ गया और फिर अल्टीमेटली 8 अप्रैल को नोटिफाई हो गया। सो नाउ दैट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। हमने उसको चैलेंज किया और जमात ने भी चैलेंज किया, हम उनके वकील हैं, और बहुत से चैलेंजेस कोर्ट के सामने लोगों ने पेश किए। उसमें अल्टीमेटली 5 मैटर्स उन्होंने पिक किए कि हम इन 5 मैटर्स को प्रिंसिपली डील करेंगे, और उसमें 5 सीनियर एडवोकेट्स उसके अंदर एक मैटर के अंदर उन्होंने तय किए उनको सुनने के लिए, और उसमें नोटिस जारी की गई। और इनिशियली उसमें जस्टिस खन्ना ने 2 चीज़ें बहुत वाज़े कर दी थी, और वो एक अंडरटेकिंग थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि जब तक मुकदमा चलेगा तब तक किसी भी वक्फ का, चाहे वो वक्फ बाई यूज़र हो, नोटिफाइड हो, रजिस्टर्ड हो, उसका कैरेक्टर और स्टेटस चेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये एक अंडरटेकिंग थी कि कोई भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे। तो ये 2 चीज़ें इनिशियली थी, लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ वक्त तक वो रहीं, 2-3 डेट्स तक। लेकिन फिर आर्गूमेंट्स शुरू हुए, 20-21 मई को हुए, और बीच में भी कई बार उसको थोड़ा थोड़ा सुना गया, लेकिन ये 2 दिन मुकम्मल तौर पे चले, और फिर वो जजमेंट रिजर्व हो गया। वो हुआ कोई 21 मई को, और उसके कई महीने के बाद अभी 15 सितंबर को वो अल्टीमेटली जजमेंट प्रोनाउंस किया। और ये इंटरिम है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये क्योंकि इंटरिम ऑर्डर है तो वो 15 सितंबर को हमारे सामने आया। क्या की इश्यूज थे उसके अंदर? सबसे पहली बुनियादी बात तो उसके अंदर वक्फ बाई यूज़र को जो डेफिनेशन से उन्होंने ख़त्म कर दिया था, वो एक बहुत अहम पहलू था। दूसरी चीज़ उसके अंदर थी कि कलेक्टर्स को जो स्वीपिंग पावर दी जा रही थी वो बाद में एक सुपर कलेक्टर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी पावर्स दी गई। वो एक जो स्वीपिंग पावर्स शिफ्ट हो रही थी वो था। फिर रजिस्ट्रेशन का इशू था कि नॉन रजिस्ट्रेशन विल रेंडर एनी प्रॉपर्टी एज नॉन वक्फ। रजिस्ट्रेशन को इतना स्ट्रेस दिया।
फिर उसके अंदर जो गैर मुसलमान हैं उनके शामिल होने का वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो बात थी वो थी, और उसके अंदर ये लिमिटेशन का भी इशू था, शेड्यूल ट्राइब्स को जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके सिलसिले में भी था, डोनेशन का था, उसमें कई और मुख्तलिफ थे, लेकिन ये की इश्यूज़ थे उसके अंदर। फिर रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र जो फर्स्ट इशू था, उसके सिलसिले के अंदर ये बात रखी गई कि ये जुडिशली हम लोग का ये कहना था कि ये वक्फ बाय यूज़र कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये कोर्ट्स ने डेवलप किया है एक कॉन्सेप्ट कि उन जायदाद के सिलसिले में जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, कि जिसके अंदर कोई कागज़ या कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो उनको उनकी शिनाख्त या उसके रिकग्निशन को कुछ रिफ्लेक्ट कर सके, उनको उनके इस्तेमाल से रिकग्नाइज किया जाता था। तो उसको वक्फ बाय यूज़र एक कोर्ट्स ने डेवलप किया था कि एक एविडेंस का टूल है। फिर ये जो बात थी ये 5 जजेस बेंच ने बहुत अच्छे से रिकग्नाइज की थी बाबरी मस्जिद में, ये बात हमने रखी उसके अंदर। और उसमें जो खुसूसियत ये थी कि एक लंबे वक्फे से इस्तेमाल करने की बुनियाद पे और उसके कैरेक्टर और उसको बेच ना सकने की जो खुसूसियत है वक्फ में कि आप उसको बेच नहीं सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग के अंदर उसमें पेश की। और आर्टिकल 25-26 में जो रिलीजियस फ्रीडम है वो सारी बातें उसके अंदर कही गई। दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी कि एक नया, क्योंकि देखिए ये जो कानून था वो वक्फ का कानून था, उसके अंदर सरकारी जायदादों का एक नया शोभा शामिल कर दिया गया। गोया कि वक्फ की जायदादों में एक सरकारी जायदादों को वक्फ किया गया है ऐसा एक मानते हुए एक पूरा का पूरा एक शोभा नया उसके अंदर रखा गया जो पहले कभी नहीं था। और उसमें ये बात रखी गई कि ये जो जायदादें एक लंबे अरसे से जो हुकूमत की हैं उसको वक्फ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से एक अफसर नया तसव्वुर किया गया, जो सरकारी अफसर होगा वो ये देखेगा कि कौन सी जायदादें सरकारी है या नहीं, और जिस वक्त वो इस बात को शुरू करेगा, बिस्मिल्लाह करेगा इस बात की कि उसको कि ये जायदाद सरकारी है या वक्फ की है, उस वक्त से वो जायदाद जो है वो वक्फ नहीं मानी जाएगी, बल्कि उस वक्त से ही वो सरकारी जायदादें मान ली जाएगी। अभी इंक्वायरी ख़त्म भी नहीं हुई है, अभी शुरू ही हुई है उसी स्टेज के ऊपर। ये इस तरह की बात थी 3C के अंदर। तो हम लोग का उसमें जो अलग अलग आर्गुमेंट्स थे, उसमें आर्बिट्रेरीनेस का मेजर आर्गुमेंट था कि वो हम उसको हमने रखा। फिर अब ये जो 2 प्रोविजंस अब आने जा रहे हैं 3D और 3E के, उन्होंने एक नई बात की कि जो जायदादें ASI के ज़ेर नज़र हैं वो जायदादें जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही वो जायदादें जो वक्फ की है वो नॉन वक्फ हो जाएंगी। और उसके अंदर लिहाजा जो उसकी बुनियादी बात तो ये है कि उसकी जो मिल्कियत अल्लाह ताला में वेस्ट करती है वो ख़त्म हो जाएगी और वो उसकी मुकम्मल तौर से वेस्टिंग जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी। ये जो सेक्शन था 3D, ये उसी दिन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया सुबह सुबह, और इसके ऊपर कोई ऐसा तबसरा ना JPC में हुआ और ना पार्लियामेंट के अंदर हुआ। सिर्फ उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसको रेज़ किया और बाकी लोगों ने ना दोनों हाउसेस में उसके बारे में कोई डेलिब्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक रूल होता है जिसके अंदर अगर आप पहले से कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक वक्त तय होता है, आप ऐसे ही फिल वक्त फ़ौरन नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। तो एक रूल था, उसको सस्पेंड किया गया, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस होने के बाद इसको पार्ट बना दिया गया उसका। दूसरा जो सेक्शन था उसी वक्त जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 3E था। 3E ये कहता था कि जो भी जायदादें वक्फ की शेड्यूल्ड एरियाज में हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं, वो जायदादें नॉन वक्फ हो जाएंगी, यानी वो आइंदा भी नहीं हो सकती और जो हैं वो भी अपनी सालवियत खो देंगी। तो ये 3D यानी ASI की जायदादें और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में जो जायदादें, ये दोनों प्रोविजंस जो थे उसी वक्त इंट्रोड्यूस किए गए।
ये हमारी तरफ से चैलेंज थे। पांचवा इशू जो था वो वक्फ बोर्ड और काउंसिल्स में जो अपॉइंटमेंट्स थे उसके सिलसिले में था। हम लोग का ये कहना था कि बुनियादी तौर के ऊपर अगर हमें कोई जायदाद को बनाने, कायम करने का इख्तियार है और उसको चलाने का भी इख्तियार है, तो कायम करने का और चलाने का, टू इंस्टीट्यूट, टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, उसमें अगर आप नॉमिनेट करेंगे लोगों को तो हमारा चलाने का जो इख्तियार है वो तो इंजर्ड हो जाएगा। क्योंकि अभी जो सूरत हाल है सेंट्रल स्टेट वक्फ बोर्ड्स की, कि उसके अंदर अलग अलग तबके हैं जिसके अंदर लोग चुन के अपने नुमाइंदे भेजते हैं। उसमें गवर्नमेंट भी अपने कुछ नॉमिनेशंस करती है, लेकिन मेजॉरिटी इलेक्ट होकर के उसके अंदर आती है। तो यानी कि गोया कि कम्युनिटी के पास ये इख्तियार है कि वो किनको चुने और भेजे। वो अब चुनाव इस तरह का नहीं होगा, बल्कि सीधे से सिर्फ नॉमिनेशन होगा। और नॉमिनेशन में भी जिस तरह की कैटेगरीज थी उसमें मेजॉरिटी आप जो है वो गैर मुस्लिम जो है उनको अपॉइंट कर सकते हैं। ये पांचवा इशू था। फिर एक बहुत क्रिटिकल इशू ये बनाया गया रजिस्ट्रेशन का, कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो वक्फ ही नहीं है। अब जुनूयत जिस तरह की बनाई गई, हालांकि जो उसका पूरा जो आइडिया है और जो पूरा उसकी जो शक्ल है औकाफ के सिलसिले में, वो किसी भी इस तरह की पाबंदी उसके ऊपर नहीं है कि आप जब तक कि उसको किसी डीड में या किसी शक्ल में ना लिख दें तब तक कि नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ ये किसी चीज़ में नहीं है। तलाक़ के मामले में, निकाह के मामले में, हिबा के मामले में, तमाम चीज़ों के वैसे ही औकाफ के मामले में भी यही बात थी। लेकिन रजिस्ट्रेशन को लाजमी करना और रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में उसका कैरेक्टर और स्टेटस का चला जाना, ये एक नई चीज़ ये आई थी, ये एक इशू था वहाँ। फिर लिमिटेशन के सिलसिले में, कि लिमिटेशन जो था वो अप्लाई नहीं करता था, क्योंकि वो जायदादें ये तो एक तरह के पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ज़्यादातर बहुत पुराने कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं, या और चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें कोई ऐसा किसी की ज़ाती जायदाद या कोई ज़ाती प्रॉपर्टी किसी की ऐसी नहीं है कि जिसकी वो खबरगिरी कर सके और उसकी, तो लिहाजा उसमें अगर इस तरह की जो शराइत जो नॉर्मल प्राइवेट पार्टीज़ में होती हैं वो अगर लगाई जाएंगी तो ये उस टेस्ट को पार नहीं कर पाएंगी जायदादें। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो इनक्रोचर्स हैं और जिनसे मुकदमेबाजी चल रही है उनको एक सहूलत हासिल हो जाएगी कि वो वक्फ के खिलाफ, वक्फ जो है वो कमज़ोर होगा। तो ये एक इशू था। इस सब की बुनियाद के ऊपर हमने इंटरिम रिलीफ मांगी कि ये जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जो बिल्कुल रूट के ऊपर जा रही हैं और आज ही उससे हमें इंजरी हो रही है। सो लिहाजा इन प्रोविजंस को आप रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, स्टे कर दीजिए फिल वक्त, और जब तक आप फाइनल उसको सुनेंगे तब आप उसको डिसाइड कीजिएगा। इन बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने ये इंटरिम रिलीफ मांगी थी, जिस पे ये इतनी लंबी सुनवाई हुई और उसमें ये सारी हम लोग की इस तरह की दलीलें थी कि रिलीजियस फ्रीडम को, इक्वालिटी को, प्रॉपर्टी राइट्स को ये अंडरमाइन करती है और आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो डैमेज होगा वो इरिवर्सिबल है। सो लिहाजा इसको इंटरिम रिलीफ हमें दी जानी चाहिए। और फाइनल रिलीफ में ये जो ऑफेंडिंग प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ये, वो उनको आप स्ट्राइक डाउन कर दीजिए। फिर कोर्ट ने उसको एनालाइज किया कि किस तरह से। अब आप अगर ये इस डेफिनेशन को देखिए कि जो 3R की डेफिनेशन है अब इस वक्त जो वक्फ के सिलसिले में है कि वक्फ means the permanent dedication by any person showing or demonstrating that he is a practicing Muslim for at least 5 years of any movable, immovable property, having ownership of such property, and that there is no contrivance involved in the dedication of such property for any purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable, and includes
ये मैंने इस मौजू पे जो 5 साल वाला जो बात थी कि 5 साल का मुसलमान हो तभी वो कर सकता है, इस पे कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी है, पैराग्राफ 138, 139, 140 है, जो मैंने उसका बाकी तफसीरें से निकाल के ये रखा है। देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ। It will therefore not be out of place to mention that many persons who under the relevant personal laws are not entitled to marry with a second woman during the subsistence of their first marriage and who are liable to be prosecuted for the offense of bigamy in such a case in order to avoid the rigor of criminal law, they adopt Muslim Islamic religion. They convert themselves into Islamic religion. तो पहली दलील जो थी वो 5 साल का इसलिए मुसलमान वाली बात ठीक है क्योंकि ऐसा कोर्ट का मानना है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो दूसरी शादी करने के लिए मुसलमान बनते हैं। और फिर आगे 39 में कहते हैं, मिसयूज ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी वाज फाउंड टू बी सो कॉमन दैट अ वक्फ एंडाउमेंट हैड टू बी regarded by the public as only a clever device to tie up the property in order to defeat the creditors. यानी बहुत से लोग वक्फ इसलिए करते थे क्योंकि उनको कर्जदारों से बचना होता था और अपनी जायदाद को वो वक्फ करके कर्जदारों से बच जाते थे। Such a provision which requires a person practicing Islam for 5 years for creating a waqf cannot be said to be arbitrary unless the rules are made by the Sunnah. तो इस वजह से कम 5 साल का मुसलमान होना ज़रूरी है, वरना ये हो सकता है। यानी कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि देयर हैज़ बीन अ मिसयूज़, एक प्रोविज़न का मिसयूज़ हुआ है और उसकी जो फाउंडेशन कही गई है वो ये कि लोग जो है वो दूसरी शादी करने के लिए मुसलमान बन जाते हैं, कर्जदारों से बचने के लिए वक्फ कर देते हैं। लेकिन अगर यही बात अगर आगे देखी जाए तो 498 डाउरी का जो मैटर है वो डाउरी का प्रोविज़न भी बहुत मिसयूज़ होता है, रेप का प्रोविज़न बहुत मिसयूज़ होता है, SC/ST एक्ट का भी प्रोविज़न बहुत मिसयूज़ होता है। तो हम वो प्रोविज़न ख़त्म तो नहीं कर देते। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी उसकी, और उसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि देखिए ये 5 साल वाला ठीक है, मगर हम इसको इसलिए अभी रोक रहे हैं क्योंकि अभी कोई उसका मैकेनिज्म नहीं बना है कि वो 5 साल का मुसलमान आप पता कैसे करेंगे, हाउ विल यू डिटरमाइन दैट। फिर इन्होंने इसको, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फिर आगे इन्होंने उसको कुरान की एक आयत सूरह बकर की उसको भी रखा, that the very concept of creation of waqf is based on charity, that is to spend one's own wealth in the way of Allah. In any case, to do charity, a person will have to do charity of his own property or the money owned by him. Charity cannot be done by a person of a property or money owned by a third person or a property owned by the government. In that view of the matter, we have the prima facie view that such a requirement cannot help to be arbitrary. तो यानी कि उस बात को सही समझते हुए कि लोग इस वजह से वक्फ करते हैं ये कि लोगों की, आप वही वक्फ कर सकते हैं जो आपकी अपनी जायदाद है, आप सरकारी जायदाद वक्फ नहीं कर सकते। और तो इस वजह से ये जो शर्त लगाई गई है वो ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये ओनरशिप के कंटेक्स्ट के अंदर उन्होंने और ये 5 ईयर रिक्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में ये बात कह दी कि इस वजह से ये ठीक है, लेकिन उसको फिल वक्त पॉज किया, स्टे किया क्योंकि वो रूल्स नहीं थे। अब वक्फ बाय यूज़र पे आते हैं कि उसके बारे में कोर्ट क्या कहता है। For 30 long years, the Mutawallis had chosen not to make an application for registration. They cannot be heard to say that the provision will now requires the application to be accompanied by a copy of the Waqf deed is arbitrary. If the legislature in 2025 finds that on account of the concept of Waqf by user, huge government properties have been encroached, and to stop the said menace, it takes steps for deletion of the said provision, the said amendment cannot be arbitrary. So ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वक्फ बाय यूज़र के लिए। After noticing such instances of misuse, if the legislature finds that the concept of waqf by user has to be abolished, and that too prospectively, in our view, the same cannot prima facie said to be arbitrary.
This is the understanding. What is the fallout? The fallout is the judgment fails to, first thing is that the waqf by user is something that is already taken care of by the Babri Masjid judgment. Then it pins, assuming कि रजिस्ट्रेशन कराना या नहीं कराना मुतवल्ली की जिम्मेदारी थी, जायदाद खुद चल के तो जाएगी नहीं, तो जो गलती अगर कोई है भी तो वो मुतवल्ली की है, उससे जायदाद का कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है। तो अगर कोई कमी है या चीज़ है तो या आप वो जैसा कि था पहले कि अगर मुतवल्ली के ऊपर एक जुर्माना हो सकता है, उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है, लेकिन जायदाद का कैरेक्टर तो वही रहेगा, वो तो नहीं चेंज हो जाएगा। लेकिन उसने वो भी एक फ़र्क कर दिया। और 3610 एक बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि 6 महीने के अंदर, यानी कि ये 8 अप्रैल से अगर आपने 6 महीने के अंदर आप अगर रजिस्ट्रेशन जो आपको कराना है, पहली चीज़ तो ये है कि जो पहले से दर्ज शुदा औकाफ हैं वो ही अब उन्हें लाजिम है कि वो फिर से दर्ज कराएं अपने आप को, यानी रजिस्टर्ड वक्फ फिर से रजिस्टर कराएं। जो अनरजिस्टर्ड वक्फ हैं उनको भी जो चाराजोई है वो अभी 6 महीने की है, और जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र हैं उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन का अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो वक्फ बाय यूज़र का पूरा उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। तो यानी कि रजिस्टर्ड वक्फ मौजूदा ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं 3B के कंटेक्स्ट में, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। तो वो क्या करें, वो 3610 में उनके पास 6 महीने का वक्फ है, उनको जो भी चाराजोई करनी हो वो अपनी कानूनी चाराजोई कर सकते हैं 3610 में। 6 महीने के बाद वो दरवाज़ा वो भी बंद हो जाएगा, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर अब 3C पे चलते हैं, जो कलेक्टर राज के कंटेक्स्ट में था। वो प्रोविज़न यही था जो मैंने शुरू में बताया कि जैसे ही वो इंक्वायरी शुरू होगी वैसे ही वो जायदाद नॉन वक्फ हो जाएगी। उसके बारे में कोर्ट ने एक हम लोग के फेवर में बात एक कही 157 पैराग्राफ में, अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन of India, which the government holds in trust for its citizen. A provision to determine the question as to whether any property is a government property or not by designating a senior officer above the rank of the collector, who shall submit his report to the state government on the same, prima facie cannot held to be arbitrary. We are of the view that a provision by way of which even before an inquiry is conducted by the designated officer and even before the designated officer submit his report to the state government, providing that such a property cannot be treated as a waqf property in the integnum is at least prima facie arbitrary. If a property is already identified as a waqf property or is declared as waqf property, then without determination of the question as to whether such a property is a government property or not, and treating the said not as a waqf property, no prima facie view is arbitrary. ये आपके फेवर में एक चीज़ है which is I feel is substantial कि, और वो substantial मतलब वो arbitrary इतना था प्रोविजन on the face of it कि जिस वक्त कलेक्टर साहब को ये लगेगा, वो डिजिग्नेटेड अफसर को बल्कि लगेगा कि ये और ये क्वेश्चन उसके सामने आएगा कि ये जायदाद वक्फ है या नहीं है, उस वक्त से वो गैर वक्फ हो जाएगी, then what is the point in having that inquiry at all? उसके कंक्लूजन की क्या, कंक्लूजन से तो ये हुआ कि उसका रिवर्सल होगा अगर होगा तो, which I doubt. So उसका क्या फॉल आउट हुआ इमीडिएट अभी हम लोग के सामने। दिस इज अ पार्ट रिलीफ एक, और while treating pending inquiry from arbitrary court fails to note the overboard powers of the designated officer. Of course वो प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी वक्फ नॉन वक्फ, लेकिन मुतवल्ली के लिए ये कहा कि आप इसमें कोई आप कुछ और नहीं करेंगे इक्विटी बैलेंस करने के लिए कि आप थर्ड पार्टी राइट्स उसके अंदर नहीं करेंगे, तो यानी उसको भी फ्रीज किया। इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है, वो उसके जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसका जो कॉन्डक्ट है वो रिस्ट्रेन कर दिया है। ये उसका 3C हो गया। अब 3DASI के कंटेक्स्ट में जो ये डिक्लेरेशन था कि ये इंटरेस्टिंग है, देखिए
Any declaration or notification issued under this act, यानी 1998 का 58 का जो कानून है, any declaration or notification issued under this act or under any provision or under any provision in respect of waqf properties shall be void if such property was a protected monument or protected area under the Ancient Monuments Preservation Act 1904 or the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 at the time of such declaration or notification. यानी वो कहना चाह रहे हैं कि 1904 में अगर कोई जायदाद ASI में चली गई थी या बाद में 58 कि जो उसका सक्सेसर कानून था उसमें कोई जायदाद ASI में शामिल कर ली गई थी, उसका किसी भी किस्म का कोई भी नोटिफिकेशन रहा हो कि ये वक्फ है, वो सब वॉइड हो जाएंगे। रीजनिंग क्या है? सेक्शन 3D हैज बीन इनैक्टेड since the ASI appeared before the JPC। जबकि मैंने ये बात कही कि 3D और 3E पार्लियामेंट में उसी दिन इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन वो JPC का रेफरेंस दे रहे हैं। JPC में ऑफ कोर्स पेश हुए थे ASI, लेकिन 3D का सेक्शन ही नहीं था JPC के सामने। Has been enacted since the ASI appeared before the JPC and pointed out that on account of declaration of monuments as waqf, they were facing very difficulty, that the mutawallis are not permitting the ASI officials to take steps for the protection and preservation of these monuments, that on account of notification issued under the Ancient Monuments Act and the notification issued under the various Waqf Act, ASI was finding it difficult to carry out functions. ASI को problem है। The argument that on account of Section 3D of the amended Act, the persons practicing Islam religion would be performing their religious practices do not hold work। उन्होंने एक बात ये कही कि अगर ASI की जायदादें नॉन वक्फ हो जाएंगी तो हम लोग का ये कहना था कि उसका एक तो जो उसकी बुनियादी बात है कि वो एलिनेबल नहीं है, दी नहीं जा सकती, मिल्कियत हमेशा महफूज रहेगी अल्लाह ताला में, वो बात ख़त्म हो रही है। दूसरी बात, उसको डील नहीं किया। दूसरी बात ये कि उसमें जो रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस हैं वो भी उससे असरअंदोज होंगे। उसके सिलसिले में उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए आप ASI का जो अब मौजूदा 1958 का कानून है उसके अंदर आप उसके कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। उस जायदाद का अगर वो मंदिर है मंदिर रहेगा, गिरजाघर है गिरजाघर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगी, और जो उसके लाजमी जो उसके चीज़ें हैं रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस हैं वो उसके किए जा सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि इसकी वजह से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके काम करने पे। But the court has not answered the submission that 3D was not recommended by the JPC but was added at the 11th hour when the bill was introduced, and the court also did not answer the key submission that largely belongs to the late 19th century, whereas those under the वक्फ would be under, yes, एक हम लोग का ये भी आर्गुमेंट था कि वक्फ तो उससे पहले के, ये जो 1904 का एक्ट है, 58 का एक्ट है, उसके सिलसिले में जब आप कह रहे हैं तो गोया कि आपने, और उससे पहले के तो नोटिफिकेशंस भी नहीं होंगे, आप तो उन नोटिफिकेशंस को ही नलीफाई कर रहे हैं। जहाँ नोटिफिकेशन मौजूद है, जहाँ मौजूद नहीं है वो तो उसमें तो कुछ कहने ही नहीं। तो ये उसका हो गया। अब ये 3E के ऊपर शेड्यूल ट्राइब प्रॉपर्टीज़ के, उसमें प्रोविजन ये था कि देयर इज अ बार ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनी लैंड इन शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज एंड वक्फ। कोई भी मुसलमान हो, अगर वो ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरिया के अंदर है, वो खुद भी शेड्यूल्ड ट्राइब हो, तो भी वो वक्फ नहीं कर सकता है, ये प्रोविजन है। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being enforced, no land belonging to members of scheduled tribes under the provisions of 5th schedule or the 6th schedule to them shall be declared or deemed to be a waqf property. Now, what is the finding? Para 177. The JPC noticed that there were numerous cases wherein declarations as waqf property of the land in tribal areas falling under the 5th and 6th schedules were made. And as such, declaration was creating a serious threat to the existence of these cultural minorities whose religious practices are distinct and who do not follow religious practices prescribed under the Islamic religion. The JPC therefore observed that the protections envisioned by the founding fathers
of the Constitution should be upheld at all cost. Accordingly, we are of the considered view that a provisions such as Section 3E, enacted with the avowed object of safeguarding the interest of one of the most marginalized and vulnerable sections of this country, that is the scheduled tribes, cannot be said to have no nexus with the objects ought to be achieved. Such a provision cannot therefore be said to be prima facie arbitrary so as to stay the same. तो यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज़ में अगर कोई मुसलमान है और जैसा कि लक्षद्वीप में जो उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, अगर वो खुद वक्फ करना चाहेंगे या उनके वक्फ हैं तो जो वक्फ कर चुके हैं वो भी नहीं रहेंगे और जो आइंदा तो वो कर नहीं सकते। उस पर ये रीज़न है। The court have not answered the submission that 3D was not recommended. The court also failed to recognize that there are such as Lakshadweep, which are predominantly Muslim scheduled tribes, and there is no rhyme or reason to exclude scheduled tribe properties in a blanket manner. Or it's not a correct observation that JPC recommended. But because the section was never before the JPC के सामने stakeholders आए, ASI आए, मिनिस्ट्री आई, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन ये तो पार्लियामेंट से जो उनको बिल गया था उसके अंदर भी 3D और 3E मौजूद ही नहीं था। तो उनकी जो भी डेलिब्रेशंस थी वो ये इस कंसर्न को लेकर के तो थी, लेकिन ये प्रोविज़न तो कभी मौजूद पार्लियामेंट के अंदर दौरान बहस ये प्रोविज़न आया। तो जेपीसी का उस पर बहुत रिलाई करना विल नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग एन आर्गूमेंट। फिर अब उस पर आते हैं हम लोग जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को बनाया, उस पर क्या रीजनिंग है। पैरा 184 के ऊपर जजमेंट ये कहता है कि वी हाउ डू नॉट विश टू गो इनटू द क्वेश्चन फॉर द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स amounting to interference at this stage, as long as Solicitor General has made a categorical statement that the number of non-Muslim members in the council as provided under Section 9 would not exceed 4. जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 से ज़्यादा नहीं होंगे 22 में से, एंड दे विल नॉट एक्सीड 3 इन द बोर्ड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 14, 7 या 11 जो स्टेट्स में है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एम्बिग्विटी वी प्रपोज टू इशू अ डायरेक्शन दैट द सेंट्रल वक्फ काउंसिल should not have non-Muslim members exceeding 4 in number and 3 Muslim members in so far as board is concerned। ये यहाँ के ऊपर इन्होंने इसको कैप किया। लेकिन हम लोग के 2 आर्गुमेंट्स हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप खुद आपकी कम्युनिटी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, खुद इलेक्ट करके भेजे और अपने में से चुन के भेजे, और दूसरी चीज़ अपनों ही में से चुन के भेजे। इवन 1 is too many, अगर एक भी कोई है, क्योंकि वो जो बुनियादी बात 25-26 के अंदर जो कही जा रही है वो बुनियादी बात तो इससे तब भी वॉयलेट, अगर वो 3 हो या 4 हो या 1 हो तब भी वो बात तो नहीं रहेगी। So the fallout of this is that the German merely relies on the assurance given by the Solicitor General without going into the submission that even 1 non-Muslim member is too many. It also fails to note on the first day of hearing an assurance was given that pending the challenge non-Muslim members shall not be appointed. So जो बिल्कुल शुरू में जो एश्योरेंस था कि वो कोई भी जायदाद का, मैंने जैसे कहा कि कैरेक्टर और स्टेटस नहीं बदला जाएगा और कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं होगा, यानी वो हाफ अ पैराग्राफ जो था वो बहुत ही जामे था, काफ़ी था कंपेयर टू हम लोग जिससे अभी जो पढ़ रहे हैं। फिर नॉन मुस्लिम CEO के बारे में ये प्रोविजन आया, देयर शैल बी अ फुल टाइम CEO ऑफ द बोर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल नॉट बी बिलो द सो एंड सो। वो उसके अंदर कोई भी इस बात की शर्त नहीं थी जैसा कि पहले थी कि वो मुसलमान हो। उसके बारे में ये कहा कि we therefore do not find that a prima facie case is made out for staying the said provision. However, there was an opinion that as soon as possible an endeavor should be made to appoint a chief executive officer who belongs to Muslim community. कोर्ट ने एक ओपिनियन दिया है कि उसकी राय है कि आप बेहतर है कि आप ये कर लें। Followed, the judgment fails to recognize that the CEO is the person who operates on the ground and has to discharge functions that would require the knowledge of Islamic law, क्योंकि CEO वो तमाम चीज़ें, क्योंकि उसके अंदर यानी अब वो प्रोविजन ये तक था कि जायदाद शिया है या जायदाद सुन्नी है, वहाँ के ऊपर क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें बोर्ड को तय करनी होती हैं, और उसमें CEO बहुत अहम तरीन शख्स होता है जो इस सब मामलों को करता है। सो लिहाजा उसका मुसलमान होना बहुत ही लाजमी था।
लेकिन उसके बारे में ये कोर्ट का सिर्फ ओपिनियन है कि अगर वो हो तो अच्छा है। अब रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। सेक्शन 36 में जो रजिस्ट्रेशन जिसको मैं कह रहा था, अच्छे में इसको आप लोग देखिए ध्यान से। एवरी वक्फ whether created before or after the commencement of this act shall be registered at the office of the board so and so. No वक्फ shall be created। अब जो नए वक्फ हैं वो कोई भी बिना वक्फ डीड के नहीं बन सकते, वो वक्फ डीड होनी चाहिए। लेकिन ये 36(10) देखिए, no suit, appeal or other legal proceedings for the enforcement of any right on behalf of any waqf which have not been registered in accordance with the provisions of this act shall be instituted or commenced or heard, tried or decided by any court after 6 months from the commencement of the Waqf Amendment Act. वक्फ ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये मांगे किसने थे, चाहे किसने थे? ना किसी ने मांगे थे ना किसी ने चाहे थे, ये वहाँ से हम लोग के सामने आ गए। उसको जो इस प्रोविजन को जो चैलेंज किया उस पर कोर्ट का क्या व्यू है ये देखिए। 192 द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफ द 1923 एक्ट। अब हम लोग 2025 में हैं लेकिन हम रेफर कर रहे हैं 1923 के एक्ट को। वो क्या कहता है कोर्ट उसमें? ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस फॉर 1923 एक्ट इटसेल्फ शोज हाउ द प्रोविजंस ऑफ द वक्फ एक्ट्स वर बीइंग मिसयूज्ड so as to deny the claim of creditors and to avoid legal proceedings. The Waqf Inquiry Committee, which had also recommended bringing in a provision so as to prevent the mutawallis from running away from law. A similar provision was sought to be enacted in 1954 Act by way of the Waqf Amendment Act 1984. However, for various reasons it could not be brought. यानी पहले भी इस तरह की कोशिश की गई थी लेकिन वो फिर शामिल नहीं की गई, लिहाजा क्योंकि कंसल्टेशन हुआ होगा, ओपिनियन लिया गया होगा और उसके बाद ये तय हुआ होगा। We therefore find that such a provision, rather than being discriminatory, on the contrary, brings parity with regard to suits, etc., instituted for the enforcement of rights of waqf on par with other trusts governed by other similar statutes. It is worthwhile to be noted that such a provision, Section 87 of the original Waqf Act, was in existence from 1995 to 2003. However, the Waqf Amendment Act 2013, it was deleted. In any case, subsection 10 or 36 of the Amendment Waqf Act itself provides a period of 6 months from the commencement of the above act. As such, we are of the considered view that an ample amount of time has been given for the works which are not registered to get themselves registered. 6 महीने का वक्त काफी है और 6 महीने के बाद ये बंद हो जाएगा। The judgment leaves thousands, if not lakhs, of unregistered works and waqf by user completely without legal protection. The fault of the mutawalli would now stand to the detriment of the waqf itself. Section 36(10), an impossibility of registration makes every unregistered work vulnerable without any legal recourse. That's the immediate and very dangerous fallout. फिर 104 के कंटेक्स्ट में कि डोनेशंस जो है वो नॉन मुस्लिम दे सकते हैं, उसमें जजमेंट ने बात कही कि अगर वक्फ जो है वो स्पेसिफिकली इस्लामिक रिलीजन का एक पहलू है तो इसमें गैर मुस्लिम को देने की क्या ज़रूरत है, और उन्होंने उसको डील किया। इसको आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये लिमिटेशन की बात आती है, जिस तरह से 107 कहा कि on so limitation shall apply to any proceeding in relation to any claim or interest pertaining to waqf. So therefore now उसके सिलसिले में कोर्ट ने 201 के ऊपर क्या कहा? We however fail to understand as to how the Limitation Act, which is otherwise applicable to any other proceedings with regard to any claim or interest pertaining to immovable property, and which is now being made applicable to the claim or interest pertaining to immovable property comprised in above, can be said to be arbitrary. On the contrary, we have the considered view that in fact removes discrimination which was earlier provided in the unamended Act. In that view of the matter, no prima facie case of a stay has been made out by the petitioner in respect to the said provision. ये उसकी reasoning है. So that will help the encroachers on this. So this is the sum and substance of the judgment. कि क्या चीज
हम लोग के सामने अब इस वक्त मौजूद है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये इंटरिम ऑर्डर है, जो हमने पाया है उसकी रीजंस आपने देखे कि उसके क्या रीजंस हैं, और जो हमने खोया है उसके रीजंस आपने देखे। लेकिन ये जो रीजंस आ गए हैं, इनसे फाइनल एडजुडिकेशन में इससे बाहर आना ये अपने आप में एक और बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि जिन जिन चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपना पूरी राय का इजहार किया है, कानूनी रोशनी में उसको रखा है, उसको हमारे लिए ये भी है कि हम उसको आंसर कर सकते हैं, जो लीगल रीजनिंग्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं हमारे सामने। और दूसरी की परेशानी है कि कोर्ट उसने एक व्यू ले लिया है, उस व्यू से उसको चेंज करना या उससे शिफ्ट होना ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। और इसका जो इमीडिएट फॉल आउट है वो जो ASI की जायदादों के सिलसिले में, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, शेड्यूल्ड एरियाज की जायदादों के सिलसिले में, रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में इमीडिएटली इंस्टेंटेनियस है। अब इसको हम लोग तो जो फाइनल आर्गुमेंट्स पे ले जाएंगे इसको, उसके लिए इस रोशनी में, इस नहज के ऊपर चलना होगा जो बुनियाद इस बात पे है कि बेहद मिसयूज हुआ है वक्फ का, और सरकारी जायदाद को बहुत वक्फ डिक्लेयर किया गया है। ये दो बुनियादी बातें इससे इमर्ज कर रही हैं। तो जबकि इसका इस तरह का कोई डेटा कि ये वक्फ लोग इसलिए करते थे क्योंकि उनको कर्जदारों से बचना था, और वो इसलिए वक्फ को बनाते थे कि ताकि वो कानून से बच सके। और दूसरी अहम चीज़ इसके साथ साथ कि आइंदा की जो वक्फ है, जो रजिस्ट्रेशन की जो लाजमी बात है, उसके साथ साथ कि आपको रजिस्ट्रेशन के बिना आपका वक्फ नहीं है। तो ये हम लोग को सोचना होगा कि इसको हम कैसे इसके साथ फिलहाल ज़िंदगी गुजारें, इस जजमेंट के साथ, और हालात को उसके साथ कैसे सिंक्रोनाइज करें कि सामने रजिस्ट्रेशन भी आ रहा है, आपको पोर्टल के ऊपर वो करना है। वो पोर्टल जो था वो 6 जून को ऑपरेशनल हुआ, 8 अप्रैल से एक्ट लागू हुआ, 6 जून को पोर्टल आता है। तो 8 अप्रैल से 6 महीने के अंदर लाजमी है रजिस्ट्रेशन कराना, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराएं किस पे, क्योंकि पोर्टल तो आया 6 जून को। फिर 6 जून के बाद हम 15 सितंबर से हमने तो हर चीज़ चैलेंज कर रखी थी, हम उसके इंतज़ार में थे कि तो हम 15 सितंबर से उसको कट ऑफ माने या 6 सितंबर से माने, ये बात भी अभी देखनी होगी। लेकिन फ़िलहाल तो अगर 6 जून से है तो 6 दिसंबर तक का वक्त है उसमें अपने आप को पोर्टल में ले जाने का। उन जायदादों को जो पहले से दर्जशुदा है, जो पहले से दर्जशुदा नहीं है, उनको लिए जो कानूनी चाराजोही है पोर्टल के अलावा वो उनको करनी होगी 3610 में। ये 2 सूरत हाल हम लोग के सामने हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि कोर्ट की ये बुनियाद कि चूंकि ये मिसयूज बहुत हुआ है और सरकारी जायदादें बहुत वक्फ की गई हैं, ये एक उनके इस फैसले की बुनियाद है। ये 2 बातें। बहुत शुक्रिया आपका।